नमस्कार। अयोध्या संवाद के लिए आज हम पहुंचे हैं गोसाईगंज के मया बाज़ार में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं अभय सिंह जी, जो पहले विधायक रहे हैं, इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। बाहुबली कहे जाते हैं, क्या मामला है? बाहुबली क्यों कहे जाते हैं? सबसे बड़ी बात तो पहले ये है। अरे ये विरोधियों की और पुलिस की साजिश है। वो नहीं चाहती कि कोई छात्रों के, नौजवानों की, मजदूरों, किसानों लड़ाई लड़ने वाला हो, सही बात कहने वाला हो, क्योंकि शोषण तो ये प्रशासनिक अधिकारी ही करते हैं ना। और इनसे आप लड़िए तो आपके ऊपर मुकदमे कायम कराएंगे, हमारे बीच में से आदमी तैयार कर देंगे, खड़ा कर देंगे को हम लोगों पर मुकदमा कराए। ऐसे बहुत से लोग परेशान चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आज मैं आपके सभा में आया हूं तो मैंने काफ़ी कुछ भाषण सुना, लेकिन अभी तक गोसाईगंज जो मीडिया में आ रहा था, चर्चा हो रही थी कि जो प्रत्याशी हैं आप और भाजपा के लोग आपस में लड़ रहे हैं। 3-4 बार लड़ चुके हैं, क्या क्यों लड़ रहे हैं बार बार? नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं। हमारे ऊपर लगातार पत्थर फेंका गया, गोली चलाई गई, मुकदमा लिखाने गए तो उल्टा हमारे पर मुकदमा लिख दिया गया, हमें बंद कर दिया गया। तो ये तो पुलिस जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके लड़ रही है। जी। हाँ, पुलिस उनकी वर्कर है, वीडियो उनका वर्कर है, विकास भवन में तैनात कर्मचारी सब उनके वर्कर हैं। तो क्या लड़ाई यहाँ पर लोकतांत्रिक ना होकर के बाहुबल की हो रही है, गोलियों की हो रही है, पथराव की हो रही है? क्या ताकत आजमाइश होगी? लड़ाई बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है। उस तरफ से भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे अधिकारी लड़ रहे हैं और हमारी तरफ से 80% जनता खड़ी है। अच्छा, आपकी सभा में मैंने सुना आप कई सारे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर ये भाजपा की सरकार रही तो लोग बेरोजगारी झेलेंगे, लोगों को छोटी छोटी मजदूरी करनी पड़ेगी, जो जमींदारों के समय पर आज़ादी से पहले हुआ करता था। क्या है वो सीन? कैसे आप कल्पना कर रहे हैं ऐसा हो जाएगा? जबकि कह रहे हैं क्यों तो विश्वगुरु बन गया है भारत, और भारत तो विकास कर रहा है, 4वीं-5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। आप कह रहे हैं, उल्टी तस्वीर दिखा रहे हैं आप। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे नर्स की नौकरी, एक छोटा उदाहरण देता हूं। नर्स की नौकरी अस्पताल में है, अगर वो सरकारी कर्मचारी होगी, सरकार उसको नियुक्त करेगी, तो उसकी तनख्वाह कम से कम 32 से 35 हज़ार रुपया होगी। और जब वो ठेके पर नौकरी पा रही है आउटसोर्सिंग से, तो उसको मिल रहा 16 हज़ार रुपया। 10 हज़ार मिल रहा है। ले, दीदी बता रही 10 हज़ार, ये भी ठेके पे ही कर रही हैं। तो बताइए, ये आर्थिक गुलामी नहीं है? अंग्रेज क्यों हमको कैसे गुलाम बनाए थे? अंग्रेज हमारे परिश्रम का 100 रुपये मूल्य की जगह 20 रुपये देते थे। यही तो गुलामी थी, और क्या गुलामी थी? तो उसी तरीके से एक बार फिर से लोग गुलाम बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के दलितों को, पिछड़ों को, मजदूरों, किसानों, गरीबों परिवारों को। एक बात उधर से कही जा रही है बार बार, जो भाजपा के प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि हमारे पति को साजिश करके जेल भेज दिया गया है और साजिश की जा रही है। आप कुछ और यहाँ पर बता रहे थे, आप मतदाताओं से कुछ कह रहे थे कि वो जातिवाद खेला जा रहा है। देखिए, ऐसा है, वो साकेत महाविद्यालय में चुनाव लड़े, बीएससी सेकेंड ईयर की उन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाई, वो साकेत महाविद्यालय के महामंत्री हो गए। मार्कशीट की जांच हुई, नकली पाई गई। उस समय के तत्कालीन प्रधानाचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी थे, उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा लिखाया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मुकदमा था, इसमें किसी गवाही की आवश्यकता थी नहीं। कागज देखा, आपने सेल्फ अटेस्ट किया है, उस कागज को देख करके जज ने सजा कर दिया। इसमें क्या साजिश हो सकती है, आप बताइए? है कोई साजिश इसमें? किसी वकील से पूछ लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर हो तो आदमी को सजा होगी कि नहीं होगी। और उस मार्कशीट को इन्होंने एंजॉय किया, फर्जी मार्कशीट लगा करके मजा लिया, चुनाव लड़े, जीते, तो सजा क्या दूसरे को मिलेगी? जब मजा वो लिए, सजा उनको मिलेगी। और ये तो उनका एक पॉलिटिकल स्टंट है कि हमारे विरोधियों ने साजिश कर दिया और ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और ऐसा नहीं है। 420 करने के वो अपराधी, वो आदतन अपराधी है 420 के। सोनभद्र में कत्ल के मुकदमे बंद हुए तो बस्ती के फर्जी पता बता के जमानत लिए थे वो। इसी तरीके से बस्ती के फर्जी पते पे उन्होंने असलहे का लाइसेंस लिया, वो असलहा आज तक उन्होंने नहीं जमा किया, जबकि उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया है। तो ऐसे उनके फर्जीवाड़े की कई घटनाएं हैं, कई कहानियां हैं। जब कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सहित दूंगा। एक और बात, आपका एक बयान मैंने आपका देखा था, आप कह रहे थे कि वो बड़े चालाक हैं, जो विपक्षी आपके हैं प्रताप तिवारी खब्बू। आपने कहा था कि वो बहुत चालाक हैं, बड़ी साजिशें रचते हैं। कैसी चालाकी है उनके पास? वो आपने कुछ जिक्र किया था कि शादी का नाटक किया, फिर क्या क्या? देखिए, अब आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है, तो इसका जवाब संक्षिप्त नहीं होगा, लंबा ही देते हैं, पूरी बात बताते हैं। उनकी चालाकी का नमूना हम इस तरह बताते हैं, जैसे आज वो विधायक थे, अब तो खैर हटा दिए गए, सजा हो गई। तो यहाँ पे वो एसएमआई के माध्यम से सारे कोटेदारों से पैसे की वसूली करते हैं। वो कोटेदार किसको नुकसान पहुँचाता है? गाँव में गरीब जनता को।
वो डॉक्टरों से वसूली करते हैं। जो लोकल परचेज करके गरीबों को दवा देना चाहिए इमरजेंसी में, आप पता कर लीजिए किसी को दवा मिलती है लोकल परचेज की, उस लोकल परचेज में उनका हिस्सा बटा हुआ है। CSC और PSC पे जनरेटर चलने के लिए डीजल आता है, डीजल जनरेटर कभी चलता है, उस जनरेटर का डीजल गरीबों का वो खा लेते हैं। पुलिस के माध्यम से वसूली करते हैं। जब वो न्योता करने जाते हैं तो पुलिस वाले उनको पैसा देते हैं कि यहाँ आपको शादी में जो न्योता दिया था पैसा गरीब, तो न्योता करने का पैसा पुलिस वाले देते हैं। पुलिस किससे वसूल देती है? पुलिस गरीब जनता से वसूल देती है। इस तरीके के लगातार वो षड्यंत्र रचते रहते हैं। और जहाँ तक वो मैं बता रहा हूँ, वो बहुत चालाक और षड्यंत्रकारी हैं। सन 2000 जब चुनाव लड़े, इसी क्षेत्र से लड़े चुनाव जहाँ हम लोग खड़े हैं, और उस समय उन्होंने कहा कि हमारा एनकाउंटर हो जाएगा, हमें बचा दीजिए। जनता ने उनको जिता दिया, फिर कहीं पलट करके नहीं आए। फिर उसके बाद लगातार चुनाव हारते रहे। वो 2017 में कहा हमारी शादी हो जाए तो हमको जिता दीजिए, तो जनता ने कहा भाई इनका ब्याह कराई दिन जाए। अब वो फिर आ गए हैं, अपने किए कर्मों से बंद हैं। राष्ट्र की वो धरोहर नहीं है कि उनको बचाया जाए। वो किसी मजदूर, किसान और छात्र नौजवान की लड़ाई में नहीं बंद हुए हैं, किसी का हक दिलाने के लिए नहीं बंद हुए हैं, बहन बेटी की इज्जत बताने में नहीं बंद हुए हैं, भाई बाप का कत्ल का बदला लेने में बंद नहीं हुए हैं। वो तो अपने फायदे के लिए फर्जीवाड़ा 420 में बंद हुए हैं। अब उसको एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि विरोधी ने बंद कर दिया जाना और राष्ट्र की धरोहर उनको बचा लिया, तो षड्यंत्र नहीं तो और क्या है ये। अच्छा, कुछ आप कह रहे थे कि जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं उनको सबको आज 200 रुपये के अनाज का लालच दिया जा रहा है, इस तरीके से 200 रुपये का अनाज नहीं है, वो अनाज 75 रुपये का है। 5 किलो राशन दिया जा रहा है, और इधर 2 महीने से चुनावी चारा के रूप में उसके साथ जो तेल और मसाला भी दिया जा रहा है कि तेल मसाला खाएं, और चुनावी घूस के रूप में राशन जा रहा है, वोट दें उनको। अब इसका असर भी हो रहा है। अभी मोदी जी एक महिला का दिखा रहे थे कि वो कह रही है कि नमक खाया है मोदी का तो मोदी को देंगे। आप भी जानते हैं किस तरीके से कराते हैं। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में 2017 से लेकर 2022 का ही ऐसा पीरियड रहा है जब पत्रकार भी उठा के बंद किए गए जिलों जिलों में। तो आप जानते हैं जब सरकार का डंडा चलता है तो कितने लोग कैसे मैंने कौन कौन सी खबरें दिखाते हैं। दूसरी चीज़, हम जानते हैं आप पत्रकार हो, लेकिन जो बड़े बड़े चैनल के मालिक होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनको तरह तरह से लाभ लेना होता है सरकार से। तो उनके हिसाब से वो लोग उस तरीके से फैब्रिकेट करते हैं, बनाते हैं और कहानी बना करके लोगों को दिखाते हैं, जिससे समाज और जनता मैसेज जाए। असली तस्वीर आप गाँव में घुसेंगे आपको स्वयं पता चल जाएगा। एक आखिरी सवाल, अभी मोदी जी का एक भाषण आया 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि साइकिल का रिश्ता उन्होंने आतंकवाद से जोड़ा है। साइकिल आपका चुनाव चिन्ह है, कैसे ये आप लोगों को कैसे फील कर रहे हैं, इसको लेकर रिएक्शन क्या है? उनके पास जनता को कुछ करने के लिए, दिखाने के लिए है नहीं। उनको अंतिम में हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान शमशान, आतंकवादी खालिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, यही आता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यही आता है। रोजगार दिया कि नहीं दिया इस पर कोई चर्चा नहीं करते। दवा इलाज की क्या व्यवस्था कराई गई, कहाँ पे दवा इलाज हो रहा है, इसकी चर्चा नहीं करते। अभी आप किसी आदमी को भेज दिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर करा के कोई भर्ती हो जाए तो मैं जानूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलप नहीं किया इन्होंने। जो हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया था उसमें बन रहा था, उसका इन्होंने क्या कहते हैं ओपनिंग किया। डॉक्टर भी आज तक नहीं पोस्ट हो पाए हैं कायदे से, दवा इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं इनको कुछ है नहीं, ये बस हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, शमशान, गौ माता, बस इसी पे इनका चुनाव है। इन जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अयोध्या संवाद से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। तो ये थे अभय सिंह जी, अयोध्या संवाद के साथ बातचीत हुई है और कई सारे मुद्दों पर इन्होंने बहुत बेबाक राय रखी है। अयोध्या संवाद के लिए मया बाजार से अखिलेश तिवारी। थैंक यू साहब। थैंक यू भैया।